जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का मन लड्डू गोपाल के लिए व्याकुल हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त एक वृद्ध महिला की एक ऐसी दर्दनाक कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि बाकी की दुनिया भले ही एक भक्त के दर्द को ना समझ सके, पर एक जो भक्त होता है वो दूसरे भक्त के दर्द को जरूर समझ पाता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप सभी के मन में हमारे लड्डू गोपाल के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति का भाव है। आप सभी उस बूढ़ी मैया के दर्द को जरूर समझ पाओगे और यकीन मानिए दोस्तों, आप इस सत्य लीला कथा को पूरी सुनने के बाद अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाओगे। आप सभी का मन आपके अपने लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठेगा। आप अपने लड्डू गोपाल से और भी ज्यादा प्रेम करने लगोगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पे बिहार से हमारे एक सब्सक्राइबर गीता जी ने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की। गीता जी कहती है कि मैं आपके चैनल पर प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुनते रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी लीला कथाएं मेरे दिल को स्पर्श करती है। हमारे गांव में एक वृद्ध महिला जो भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की परम भक्त थी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, बहुत गलत हुआ था। उनके दुख को आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यह लीला कथा आपके चैनल के माध्यम से बाकी सभी के साथ शेयर करूं। गीता जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 16 साल हो गए हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों बिहार में ही है। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तब मैंने देखा कि हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक महिला अकेली रहा करती है। उनके घर पर 3 गाय थी। वह महिला गाय का दूध बेचा करती थी। मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरे ननद सभी उन्हें मोती काकी कहकर बुलाते थे, इसलिए मैं भी उन्हें मोती काकी कहकर बुलाने लगी। वह हमारे घर प्रत्येक दिन दूध देने आया करती थी। सुबह सुबह 7 बजे वो हमारे घर आ जाती थी। एक दिन जब वह दूध देने हमारे घर आई तब मेरे सासू माँ किसी काम से बाहर गई थी और उस समय मैं चाय पी रही थी। मैं उनसे कहती हूँ कि मोती काकी आप चाय पियोगी, मैं लेकर आऊँ। तभी वह मुझसे कहती है कि नहीं बहू, अभी मैं चाय नहीं पी सकती। अभी मुझे लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है, उनका श्रृंगार करना है, उनके लिए भोग भी बनाना है। देखो ना, सुबह सुबह सबके घर दूध देने में मुझे कितना देर हो जाता है। गीता जी कहती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल के बारे में तो पता था, पर मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखा था। मैंने बस यह सुना था कि लड्डू गोपाल को घर में विराजित करके उनकी सेवा की जाती है। मैं आश्चर्य होकर मोती काकी से पूछने लगी कि काकी, आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं? मोती काकी मुस्कुराते हुए मुझसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या? मैंने उनसे कहा कि नहीं काकी, मुझे कैसे पता होगा, आपने कभी मुझे बताया है क्या? तभी काकी मुझसे कहती है कि हाँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से करती आ रही हूँ। जब मेरा बेटा 3 साल का था ना, तभी मैं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी और तब से आज तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। गीता जी कहती है कि जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जब 3 साल का था तब मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई थी, यह सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मोती काकी का इस जगत संसार में और कोई नहीं है। वो अकेले ही रहती है, अकेले ही अपना सारा काम भी करती थी। पर जब काकी मुझे यह बता रही थी कि मेरा एक बेटा है तो यह सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा कि काकी, आपका बेटा कहाँ रहता है? मैंने तो आज तक उसे कभी नहीं देखा। मोती काकी मुझसे कहती है कि अरे बेटा, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है ना, तुमको ज्यादा समय यहाँ आए हुए कहाँ हुआ है। मेरा बेटा तो 4-5 साल में एक बार मुझसे मिलने घर आता है, फिर तुम उसे कैसे देखोगी? मैं चाची से पूछती हूँ कि चाची, आपका बेटा 4-5 साल में घर आता है, मतलब वो कहाँ रहता है? काफी दूर रहते हैं क्या वो?
मेरी बात सुनकर मोती काकी की आंखें नम हो गई। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि कहीं मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया जिससे काकी इतना दुखी हो गई। मैंने पहले काकी से क्षमा मांगी। मैंने उनसे कहा कि काकी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे के बारे में पूछने पर आपको परेशानी होगी, आपको दुख होगा। अब से मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगी। तभी काकी मुझसे कहती है कि नहीं नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या है ना, मुझे अपने बेटे की याद आ गई। वो दूसरे शहर में रहता है, बेंगलोर में, वही जॉब करता है। उसकी शादी भी हो गई है, उसका एक बच्चा भी है। वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ वहीं रहता है। जब मोती काकी मुझे ये सारे बातें बता रही थी तो उनकी आंखें नम थी। वो अपनी आंखों के आंसू को रोकना चाहती थी। मुझे अपने आप पर शर्मिंदा महसूस होने लगा कि मैंने काकी से ये सारी बात पूछी ही क्यों। खैर, मैं चाची जी से और कुछ पूछना उचित नहीं समझी। मैं तुरंत बात को बदलते हुए कहती हूँ कि चाची, आप बताओ ना, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं? तभी मोती चाची मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कई बातें बताने लगी। मुझे उनकी बातें सुनकर एक अलग ही खुशी मिल रही थी और सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो मुझे यह देखकर हो रहा था कि जब काकी मुझे लड्डू गोपाल के बारे में बता रही थी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अभी जब काकी अपने बेटे के बारे में बता रही थी तो वो कितना दुखी हो रही थी, और अभी जब लड्डू गोपाल के बारे में बता रही हैं तो वो कितनी प्रसन्न है। मैं लड्डू गोपाल के बारे में और पूछने लगी। मैंने उनसे कहा कि काकी, मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, तो क्या आपके लड्डू गोपाल ने आपके साथ कभी कोई लीला की है? क्या आपने कभी अपने लड्डू गोपाल की किसी लीला को महसूस किया है? तभी मोती काकी मुस्कुराते हुए मुझसे कहती है कि अरे हाँ बहू, मैंने तो अपने लड्डू गोपाल की कई लीलाओं का अनुभव किया है, पर अभी मुझे बहुत देर हो रही है। तुम एक काम करो, जल्दी से दूध ले लो, मुझे बाकियों के घर भी तो दूध देने जाना है। फिर कभी फुर्सत में तुम्हें लड्डू गोपाल के बारे में सब कुछ बताऊंगी। अब तो मोती काकी दूध देने जब हमारे घर आती थी तो थोड़ी देर रुककर मुझसे अपने लड्डू गोपाल की बात जरूर करती थी। मैं भी उनके लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी। मोती काकी की बातें सुनकर मेरा भी लड्डू गोपाल से एक अलग ही लगाव हो गया था। अब तो हमारे घर में कोई मिठाई आता या कभी कोई फल आता था तो मैं उसमें से एक मिठाई या फल लड्डू गोपाल के लिए जरूर निकाल कर रखती थी, और जब मोती काकी दूध देने हमारे घर आती थी तो मैं उन्हें वो फल और मिठाई दे देती थी। और मेरा ऐसा करने पर मोती काकी भी बहुत खुश होती थी। वो मुझसे कहा करती थी कि तुम्हें पता है बहू, मैं लड्डू गोपाल से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। मैं अपने कान्हा को बताती हूँ कि तुम उनसे कितना प्रेम करती हो, उनके लिए फल और मिठाई भेजती हो। देखना बहू, तुम हमेशा खुश रहोगी। हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर मोती काकी मुझे ढेरों आशीर्वाद देती थी। जब भी कोई पर्व त्योहार आता था तो मोती काकी बहुत ज्यादा खुश होती थी। वो हमारे घर दूध देने आती थी तो कहती थी कि जल्दी जल्दी दूध ले लो ना, मुझे आज बहुत सारे काम हैं। मुझे आज अपने बाल गोपाल के लिए पकवान बनाना है। आज त्योहार है ना, मेरे लड्डू गोपाल को मुझे अच्छा सा भोग लगाना है। मोती काकी का अपने लड्डू गोपाल के लिए इतना प्यार और भक्ति भाव देखकर कभी कभी मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता था। मैं सोचती थी कि भगवान के लिए लड्डू गोपाल की एक मूर्ति के लिए काकी के मन में कितना प्रेम और सच्चा भाव है। लड्डू गोपाल से वो कितना प्रेम करती है। सच कहूँ तो मेरे मन में उस समय लड्डू गोपाल के लिए इतना भक्ति भाव तो नहीं था, पर हाँ, काकी की बातें सुनकर एक लगाव सा मुझे भी लड्डू गोपाल के लिए महसूस होने लगा था। जब काकी अपने लड्डू गोपाल के लिए इतना कुछ किया करती थी तो उनके भक्ति भाव को देखकर मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए भक्ति भाव कहीं न कहीं बढ़ती जा रही थी। जन्माष्टमी पर, दीपावली पर जब काकी कहा करती थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाऊंगी, तब यह बात मैं भी सोचती थी कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर सा पोशाक बनाऊं और काकी को दे दूं। पर मुझे लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाना नहीं आता था,
इसलिए मैं त्योहार के समय जब भी बाजार जाती थी तो लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर सा पोशाक लाकर काकी को दे देती थी, क्योंकि काकी का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था और उस समय मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं घर से बहुत कम निकलती थी, इसलिए काकी अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करके मेरे दिए हुए पोशाक को अपने लड्डू गोपाल को पहनाकर हमारे घर अपने लड्डू गोपाल को लेकर आती थी, जिससे मैं उनके कान्हा के दर्शन कर सकूं। मोती काकी का स्वभाव बहुत ही सरल और सीधा था। वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, वो बस अपने काम से मतलब रखती थी। सुबह उठकर सबके घर दूध देकर आती थी और दिन भर अपने लड्डू गोपाल के साथ ही समय व्यतीत करती थी। एक दिन मेरे मन में यह बात आई कि काकी यहाँ अकेले रहती हैं और उनका बेटा बहू बाहर रहते हैं। काकी की उम्र तो बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ दिन के बाद भगवान न करे अगर वह अपने काम करने में असमर्थ हो जाए, फिर उनकी सेवा कौन करेगा? उनका बेटा उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाता? यह सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था। मुझे बहुत दुख होने लगा। मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से बात की। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम्हें पता है इनकी बहू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो अपने सासू माँ को देखना तक नहीं चाहती। शादी के बाद कुछ दिनों तक वो यहीं रही थी। वो हमेशा अपने सासू माँ से लड़ते रहती थी। कभी भी अपने सासू माँ को अपने हाथों से बनाकर खाना नहीं खिलाई है। तुम्हें पता है मोती दीदी का बेटा बहुत अच्छा था, पर जब से उसकी शादी हुई है वो बिल्कुल बदल गया है। मोती दीदी के पति बहुत पहले ही मर चुके हैं। मोती दीदी ने बहुत मुश्किलों से अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाया है और जब उसका जॉब लगा था ना, तो मोती दीदी ने गांव के मंदिर में पूजा करवाई थी। सबके घर में लड्डू बांटे थे। पर देखो ना बहू, इसी को कहते हैं किस्मत। आज वही बेटा अपने माँ को यहाँ अकेले छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर रहता है। गीता जी कहती हैं कि जब मुझे मोती काकी के बारे में यह बातें पता चली तो मुझे उनके लिए काफी बुरा लगने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मेरी शादी को लगभग 3 साल हो गए थे। एक दिन जब मोती काकी हमारे घर दूध देने आती है, तब वह खुशी खुशी मेरी सासू माँ को आवाज लगाने लगती है। मेरी सासू माँ अपने कमरे से बाहर आती है और पूछती है कि क्या बात है दीदी, आज बड़ी खुश लग रही है, कोई बात है क्या? तभी वह कहती है कि तुम्हें पता है मेरा बेटा बहू मेरा पोता बेंगलोर से आ रहा है। कितने साल हो गए हैं मैंने अपने बेटे को अपने पोते को नहीं देखा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सासू माँ उनसे कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तो आप अच्छे अच्छे पकवान बनाओगे ना अपने बेटे बहू के लिए। तभी मोती काकी कहती है कि हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी दूध ले लो, अभी मुझे घर पर बहुत सारे काम हैं। यह कहकर मोती काकी जल्दी जल्दी दूध देकर अपने घर चली जाती है। उनके बेटे बहू के आने के लगभग 7-8 दिनों के बाद मोती काकी एक दिन मेरी सासू माँ से कहती है कि मुझे इस गांव को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। शादी के बाद इसी गांव में उसी घर में मैं बहू बनकर आई थी और अपने जीवन के इतने सारे वर्ष मैंने इसी गांव में बिताए हैं। पर अब मेरा बेटा बहू कह रहे हैं कि माँ तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी और हम बार बार तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ का सब कुछ बेच देते हैं और तुम भी हमारे साथ वहीं चलकर रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। मेरी सासू माँ उनसे कहती है तो क्या आप अपने बेटे के साथ बेंगलोर चली जाएंगी? मोती काकी मन से बहुत दुखी थी, पर ऊपर ही ऊपर मुस्कान देकर कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। मेरा बेटा मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, और वैसे भी वो लोग तो बहुत दूर रहते हैं ना, बार बार तो मुझसे मिलने नहीं आ सकते। और मेरा बेटा बहू जब मुझसे इतनी जिद कर रहे हैं तो चली जाती हूँ ना उनके साथ। और हाँ, आप मुझे अपना एक नंबर कागज पर लिखकर दे देना, मैं कभी कभी आपको फोन करूँगी। मोती काकी अपने गांव को अपने घर को छोड़कर जा रही थी। इस बात से वो दुखी तो थी, पर साथ ही साथ वो अपने बेटे बहू के साथ बेंगलोर रहने जा रही थी, यह सोचकर बहुत खुश थी। वो गांव में सबसे खुशी खुशी घूम घूम कर यह बात बता रही थी। वो सबसे कह रही थी कि अब तो मैं कुछ दिनों में बेंगलोर चली जाऊंगी, वहीं अपने बेटे बहू के साथ रहूंगी, आप सभी को बहुत याद करूंगी। उन्होंने गांव के बहुत सारे लोगों का नंबर भी ले रखा था।
गीता जी कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि मोती काकी का बेटा अपना खेत, जमीन, अपना घर सब कुछ बेच दिया है और वो अपनी माँ को लेकर बेंगलोर जाने वाला है। शाम के लगभग 5 साढ़े 5 बजे मोती काकी हमारे घर आती है। उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी में उनके लड्डू गोपाल थे। वो कहती है कि अभी हम लोग थोड़ी देर में स्टेशन के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे मिल लूं। गीता जी कहती हैं कि मैं काकी के हाथ से लड्डू गोपाल को एक बार अपनी गोद में लेती हूँ और उनसे कहती हूँ कि काकी, आप अपने लड्डू गोपाल को लेकर जा रही हैं ना, अब मैं उनसे कैसे मिलूंगी। मोती काकी मुस्कुराते हुए कहती है कि बहू, मैं तुम्हें फोन करूंगी ना, तुम्हें अपने लड्डू गोपाल की हर एक बात बताऊंगी, तुम परेशान मत हो और अपना ख्याल रखना। यह कहकर मोती काकी हम सभी से मिलकर खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ स्टेशन चली गई। काकी इतना ज्यादा खुश थी कि उन्हें इस तरह खुश देखकर हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। बुढ़ापे में उन्हें अपने बेटा बहू का सहारा मिल गया, पर तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्य हो जाओगे, जिसे हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बेटा अपने माँ के साथ इतना गलत कर सकता है? क्या उसके मन में जरा भी अपने माँ के लिए प्यार नहीं था, सम्मान नहीं था? पैसे के लिए कोई कितना नीचे गिर सकता है, यह हमने उस दिन अपने आँखों से देखा था। अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लेकर एक छोटा सा बैग लेकर गांव में वापस आती है। उन्हें इस तरह से वापस आते देखकर गांव के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि वो अपने बेटे बहू के साथ बेंगलोर गई है। फिर वो अचानक से गांव वापस क्यों आ गई? काकी गांव में प्रवेश करते ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। सभी उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ मोती काकी, आप रो क्यों रही हैं? आप तो अपने बेटे बहू के साथ बेंगलोर जा रही थी ना, फिर वापस क्यों आ गई? तभी मोती काकी रोते रोते हम सभी को जो बताती है उसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। उनका बेटा बहू उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पर बिठा देता है और कहता है, माँ तुम यही बैठो, हम अभी टिकट चेक करवा कर आते हैं। अब वो बेचारी बूढ़ी अनपढ़ महिला, उन्हें क्या पता था कि ट्रेन का टिकट कैसे मिलता है, कैसे चेक होता है, क्या होता है। वो वही प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे अपने बेटे बहू के वापस आने का इंतजार करने लगी। समय बीतता रहा और शायद उनका ट्रेन आ भी गया और उस पर बैठकर उनके बेटे बहू ट्रेन से बेंगलोर चले भी गए होंगे। पर वह बुजुर्ग महिला स्टेशन पर बैठे बैठे अपने बेटे बहू का इंतजार करती रही। मोती काकी रोते हुए कहती है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा बेटा बहू कभी वापस नहीं आएंगे। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तो अब मेरा घर भी नहीं है, मैं कहाँ रहूंगी। पर अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से मैं भूखे प्यासे नहीं रख सकती थी। कम से कम अपने गांव में मांग मांग कर मैं अपने लड्डू बाबू को भोग तो लगा पाऊंगी। यह कहकर मोती काकी अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रोने लगती है। मोती काकी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इस बात से पूरे गांव में सनसनी फैल चुकी थी। सभी उनके बेटे बहू को बहुत गलत कह रहे थे। उनको फोन करने की कोशिश भी की गई, पर उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। शायद बाद में उन्होंने अपना नंबर भी बदल दिया होगा, क्योंकि उसके बाद कभी किसी से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। गांव में सभी को पता था कि मोती काकी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती है। इसलिए सबने मिलकर यह निश्चय किया कि हमारे गांव में जो भगवान विष्णु का मंदिर है, वहीं एक छोटा सा कमरा बना है, जिसका इस्तेमाल हमारे गांव के किसी उत्सव में भंडारे का सामान रखने के लिए किया जाता है। उस कमरे को मोती काकी को रहने के लिए दे दिया गया। मोती काकी अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और अपने कान्हा से कहने लगी, हे मेरे लड्डू गोपाल, अब मैं क्या करूँगी? पहले मेरे पास 3 गाय था, खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। मैं तुम्हें प्रतिदिन दूध, माखन, खीर का भोग लगाती थी, पर अब मैं तुम्हें क्या भोग लगाऊंगी? गांव वाले कितने अच्छे हैं, मुझे मेरे कान्हा के साथ रहने के लिए एक छत दिया,
हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे मुरलीधर, इन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मोती काकी उसी मंदिर के कमरे में अपने लड्डू गोपाल के साथ रहने लगी। वो मंदिर की साफ सफाई करती, फूल तोड़ कर लाती, पंडित जी की पूजा में मदद किया करती। मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता था उसमें से कुछ पैसे पंडित जी मोती काकी को दे देते थे और साथ ही साथ फल मिठाई भी देते थे, जिससे उनका गुजारा अच्छे से चल जाता था। पर मोती काकी के साथ उनके कान्हा ने एक ऐसा चमत्कार किया, एक ऐसी अद्भुत लीला की जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे पास के गांव में भागवत पाठ होने वाला था। मोती काकी ने पंडित जी से पहले ही कह रखा था कि मैं भागवत पाठ सुनने जाऊंगी तो 9 दिनों तक उसी गांव में रहूंगी, क्योंकि बार बार उतना दूर से आना जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इन 9 दिनों तक आप मंदिर का ध्यान रख लेना। पंडित जी ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि बुजुर्ग महिला थी, बार बार उतने दूर जाना आना करना उनके लिए संभव नहीं था। दरअसल जिस कमरे में मोती काकी रहती थी उसके 2 दरवाजे थे, एक मंदिर की तरफ खुलता था और दूसरा मंदिर के पीछे तरफ खुलता था। मोती काकी कभी कभी ऐसा भी करती थी कि दरवाजे को अंदर से बंद करके पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाया करती थी। जिस दिन भागवत पाठ का पहला दिन था, उस दिन पंडित जी जब मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। वो सोचने लगे कि मोती काकी शायद पीछे वाले दरवाजे से भागवत पाठ सुनने दूसरे गांव चली गई होगी। अब पंडित जी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। 8वें दिन हमारे गांव का कोई उस मंदिर में पूजा करवाने गया था। तब वह पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी, मोती काकी कहाँ है? बहुत दिनों से वो दिखाई नहीं दे रही है। तभी पंडित जी कहते हैं कि वो तो शायद भागवत सुनने दूसरे गांव गई है ना। आज 8 दिन हो गए हैं तब से वो वही है। तभी वह आदमी कहता है कि उनका दरवाजा तो अंदर से बंद है ना, फिर वो किधर से गई? पंडित जी कहते हैं कि वो तो पीछे के दरवाजे से भी जाती है, तो पीछे के दरवाजे से गई होगी। तभी वो आदमी जो कहता है उसे सुनकर पंडित जी के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसी रास्ते से आया हूँ ना, दरवाजा उधर से भी बंद है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यह बात सुनकर पंडित जी घबरा जाते हैं। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि 8 दिनों से मोती काकी अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। सभी मंदिर के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश करते हैं, दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देते हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी सबने यह तय किया कि दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। पर जब वो दरवाजा टूटता है और उस कमरे के अंदर का नजारा सभी देखते हैं तो उसे देखकर सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। मोती काकी लड्डू गोपाल के चरणों में अपना सर रखकर बैठी थी और उनका एक हाथ लड्डू गोपाल के सर पर था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने लड्डू गोपाल के बालों को सहला रही हैं। सभी उनको इस अवस्था में देखकर चौंक जाते हैं। तभी उन्हीं की उम्र की एक महिला उनके पास जाती है और जैसे ही उन्हें छूती है वो तुरंत जमीन पर गिर जाती है। मतलब मोती काकी हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, वो गोलोक धाम को प्राप्त कर चुकी थी। सभी यह देखकर आश्चर्य हो रहे थे कि पिछले 7-8 दिनों से किस तरह से मोती काकी लड्डू गोपाल के चरणों पर सर रख के बैठी रही और किस तरह से उनका हाथ लड्डू गोपाल के सर पर ही रहा, वो वहाँ से हटा तक नहीं। मोती काकी कितनी सौभाग्यशाली है जो उनके प्राण लड्डू गोपाल के चरणों में निकले, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर बिल्कुल सही अवस्था में था। ऐसा लग रहा था कि उनकी मृत्यु शायद कुछ घंटों पहले ही हुई होगी। पर लगातार पिछले 7-8 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मोती काकी इस अवस्था में लड्डू गोपाल के चरणों में बैठी रही। अगर वह 7 दिनों से बीमार थी तो वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकती थी, तो उनके प्राण आज ऐसे नहीं निकलते। भगवान की लीला देखिए, लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए, उनके पार्थिव शरीर को कोई क्षति न पहुँचे, इसलिए लड्डू गोपाल ने सभी तक यह बात पहुँचा दी। शायद लड्डू गोपाल की भी यही इच्छा रही होगी कि मोती काकी के प्राण उनके चरणों में ही निकले, नहीं तो पिछले 7 दिनों तक किसी की नजर उस दरवाजे पर नहीं पड़ी और आज ही मोती काकी की मृत्यु हुई और आज ही किसी की नजर उस दरवाजे पर कैसे पड़ सकती है।
ये सब लड्डू गोपाल की लीला नहीं, लड्डू गोपाल की चमत्कार नहीं तो और क्या है। मोती काकी के लड्डू गोपाल को उसी नारायण के मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया और अब वही लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। पूरे आदर सत्कार के साथ मोती काकी का अंतिम संस्कार किया गया। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मोती काकी के जीवन में घटी लड्डू गोपाल के इस चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें ऐसा इंसान भी छोड़कर चला जाता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान हमें छोड़ देगा, हमारे साथ इतना बुरा करेगा। और इस बात का भी दोष हम किस्मत को देते हैं, उस इंसान को देते हैं, भगवान को देते हैं। पर दोस्तों, हमारे साथ किसी भी घटना का दोष हमें कभी भी भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब हमारे कर्मों का फल होता है। और अगर आपके साथ आपके ठाकुर जी हैं, आपके लड्डू गोपाल हैं, फिर आपको किसी भी परिस्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका मुरली वाला होता है। बस आप अपने कर्म करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी चिंता तो आपके ठाकुर जी कर रहे हैं। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।